Hello students, today I am going to tell you ideal and non-ideal solution. Ideal and non-ideal solutions. We can say non-ideal solution as a real solution. Ideal solutions and non-ideal solutions. क्या होते हैं आइडियल सोल्यूशन और क्या होते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशंस, इसकी बात करेंगे आज. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल सोल्यूशन. Solutions which follow Raoult's law at all temperature and all concentrations. वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं सभी टेम्परेचर सभी कंसंट्रेशन पे, इनको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन. डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. इट मीन्स जब मेरे पास दो सॉल्यूशंस होंगे, एक सॉल्यूट ए, सॉल्वेंट बी, अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो कोई भी हीट जनरेट नहीं होगी, कोई हीट जनरेट ना हो. तो डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, मिक्सिंग की एंथैल्पी 0 हो, इसको कहेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन. मतलब इनको जब दोनों को ऐड करेंगे, जो सॉल्यूशंस ए बी का बनेगा, उसमें कोई भी हीट अगर जनरेट नहीं होती है तो उसको कहते हैं हम डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0. इट मीन्स देयर इज नो चेंज in heat during formation of solutions. कोई भी हीट चेंज ना हो सॉल्यूशन के फॉर्मेशन पे, इसको हम कहेंगे डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0. सेकेंड इज वॉल्यूम मिक्सिंग. मिक्सिंग का वॉल्यूम 0 रहे, मतलब जब हम इसको मिक्स करें तो जितना सॉल्यूट है जितना सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स करने पर सॉल्यूशन भी उतना ही बने. इट मीन्स अगर 20 ml सॉल्यूट है, 20 ml सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स किया तो 40 ml हो गया. कुछ ना तो बढ़ा ना तो घटा, तो 20 ml मिला तो 40 ml बन गया. तो मिक्सिंग का जो वॉल्यूम है वो भी कुछ नहीं हुआ, उसको कहेंगे हम डेल्टा बी मिक्स इक्वल टू 0. लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को वॉल्यूम ऐड करेंगे तो वो इक्वल होगा सॉल्यूशन के वॉल्यूम के. 20 ml 40 ml, तो 40 ml ही सॉल्यूशन होगा. डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0. आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, मतलब उनकी जो ऑल टेम्परेचर कंसंट्रेशंस में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे. राउल्ट्स लॉ मैं पीछे बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. डेल्टा एच मिक्सिंग का 0 हो, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर जो सोल्यूशन बन रहा है उसमें कोई भी हीट जनरेट नहीं हो रही है, और वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है, ना तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम भी 0 है. फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between solute plus force of interaction between solvent is equal to force of interaction between solute and solvent particles. मतलब फोर्स ऑफ इंडक्शन, कोई सॉल्यूट है, सॉल्यूट लिया ए, सॉल्वेंट लिया बी, सॉल्यूशन बना ए बी का.
सपोज़ जो ए है, ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके सबके बीच में ए के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। जो ए है सब पूरे मॉलिक्यूल्स ए के ही हैं, तो सब उनके बीच में ए का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा। मतलब इनकी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो दोनों के सेम हैं। ये भी ए है, ये भी ए है। अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल या हीलियम ले लें तो हीलियम में अगर दोनों ही हीलियम हैं तो हीलियम के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा। इस तरीके से यहाँ पे बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहेगा। यहाँ पे ए और ए के बीच में इंटरेक्शन रहेगा, यहाँ बी और बी के बीच में इंटरेक्शन रहेगा। दोनों को ऐड करेंगे, जो इंटरेक्शन ए और ए के बीच में है, जो इंटरेक्शन बी और बी के बीच में है, वही इंटरेक्शन ए बी के बीच में भी होगा। नहीं समझे? फिर से देखें, जो इंटरेक्शन, जितना फोर्स डेवलप होता है ए और ए के बीच में, जितना फोर्स डेवलप होता है बी और बी के बीच में, वही फोर्स डेवलप होगा ए बी के बीच में भी। जितना फोर्स ए और ए के बीच में होता है, जितना फोर्स बी और बी के बीच में होता है, वही फोर्स ए और बी के बीच में भी होगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड ए, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। तो ए बी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम रहेगा। तो सब एग्जांपल से लेते हैं, कुछ एक नोट है उसको जान लेते हैं। तो अभी तक मैंने बताया कि जो इंटरेक्शन ए और ए के बीच में फॉर आइडियल सॉल्यूशन, जो इंटरेक्शन ए और ए के बीच में लग रहा है, जो इंटरेक्शन बी और बी के बीच में लग रहा है, वही इंटरेक्शन ए और बी के बीच में लगेगा। सपोज ए और ए के बीच में भी 20 जूल लग रहा है फोर्स, बी और बी के बीच में 20 जूल का फोर्स लग रहा है। तो जब ए और ए बी और बी को अलग करेंगे तो ए बी के बीच में भी 20 जूल का ही फोर्स लगेगा। ए और ए के बीच में 20 जूल का फोर्स लग रहा है, बी और बी के बीच में 20 जूल का फोर्स लग रहा है, सॉरी न्यूटन कह दें, 20 जूल का फोर्स लग रहा है या 20 जूल का फोर्स लग रहा है, तो ए और बी के बीच में भी 20 का ही फोर्स लगेगा। तो इसको हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ए और ए के बीच में जो फोर्स लगता है वही फोर्स बी और बी के बीच में लगता है। तो दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो जो फोर्स ए और ए बी और बी के बीच में लगता है वही फोर्स ए और बी के बीच में भी लगेगा। कुछ नोट की बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ इज नो सॉल्यूशन इज आइडियल। कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं है या परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। However, which have same type of solution, same type of solute and solvent particle. Same type of solute and solvent particle. No solution is ideal or perfect solution. However, which have same type of solute and solvent is known as is called आइडियल सॉल्यूशन। रेटिंग थोड़ी गंदी है तो मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान रखें। PDF नोट्स मैंने भेज दिए हैं तो उस पर आप देख सकते हैं। नो सॉल्यूशन इज आइडियल, केवल वही सॉल्यूशन आइडियल होते हैं जिसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल सेम टाइप के होंगे या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो सेम होगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही होंगे तो सेम नेचर के होंगे। एग्जाम्पल्स बहुत मस्ट हैं क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से देखें क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। नंबर 1 एन ब्यूटेन और एन पेंटेन दोनों ही सेम है, लगभग सेम है, एक ही कार्बन का डिफरेंस है तो खास अंतर नहीं होगा। दूसरा बेंजीन टोलुइन
बेंजीन और टॉलुइन के बीच में। इन केस सपोज करते हैं साइक्लोहेक्सेन ले लिया, साइक्लोपेंटेन ले लिया, कुछ खास अंतर नहीं है दोनों में, दोनों ही सब सेम है। इथेनॉल मिथेनॉल, इथेनॉल मिथेनॉल, तो जो इंटरेक्शन इथेनॉल के बीच में है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है, वही इंटरेक्शन मिथेनॉल में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी होगा। सो आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ मैंने देखा, राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, एक मीन्स उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेंगे। तो सपोज ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0, 1, यहाँ पे हमने एक्स पी ले लिया 0 और एक्स पी 1। ए का इंटरेक्शन, बी का इंटरेक्शन और ए बी का इंटरेक्शन। ये हो जाएगा पी ए और हो जाएगा पी बी। वी नो दैट पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स पी। तो ये तो सिंपल हो गया आइडियल सोल्यूशन। तो एक बार फिर देखो आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं। आइडियल सोल्यूशंस जो राउट लॉ को फॉलो करते हैं, राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। सेकेंड थिंग, उनका डेल्टा एच जो है मिक्सिंग का वो 0 हो, वॉल्यूम जो मिक्सिंग का है वो 0 हो, ठीक है। उनका जो ए और ए, बी और बी का जो इंटरेक्शन है वही सेम इंटरेक्शन ए बी का भी हो, तो इसी को हम कहेंगे आइडियल सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं होता जब तक कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम ना हो जाए, जैसे कि एन-ब्यूटेन एन-हेप्टेन, बेंजीन और टॉलुइन, साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल मिथेनॉल एक्सेट्रा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की या रियल सॉल्यूशंस की। एक नोट और है छोटा सा, उसको भी ध्यान रखते हैं। पर नाउ सम नोट, dilute solution are considered solutions are considered as ideal solution because amount of solute is very less, therefore effect of interaction between molecules of A and B are negative। जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनको एज ए आइडियल सॉल्यूशन ही माना जाता है, क्योंकि उनके बीच में ए और बी के बीच में इंटरेक्शंस बहुत कम होता है। सो अब ना बात करते हैं हम रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशंस या अदर नेम इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन which do not follow Raoult's law, सेकेंड इज जिसका डेल्टा एच मिक्सिंग का 0 ना हो एंड डेल्टा वी मिक्सिंग का 0 ना हो। तो ये अगर 0 होती तो आइडियल सोल्यूशन होता, नॉन ज़ीरो है इट मीन्स ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। एक चीज़ और आती है कि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं एंड कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है जिसको हम थियोरेटिकली फाइंड करते हैं, ये आपस में इक्वल नहीं होते। कुछ ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जो हम थियोरेटिकली देख रहे हैं प्रैक्टिकली वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अब ज़्यादा होगा कम होगा तो क्या होगा वो देखते हैं। इस तरीके से जो ऑब्जर्व्ड
बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल नहीं होता। ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट है इज़ नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें दो चीज़ आती हैं। फर्स्ट इज़ अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज़ ग्रेटर देन कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज़ ग्रेटर देन calculated vapor pressure, and observed vapor pressure is less than calculated vapor pressure. दो चीज़ें आई, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर एंड ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज लेस देन कैलकुलेटेड प्रेशर। तो अगर ऑब्जर्व कैलकुलेटेड से ज़्यादा है, दिस इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन। अगर ऑब्जर्व कैलकुलेटेड से कम है, इज नोन एज नेगेटिव डेविएशन। अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा। पॉजिटिव है, इट मीन्स जो डेल्टा एच मिक्सिंग का है वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, डेल्टा बी मिक्सिंग का है वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन लग रहा है वो इंटरेक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी के बीच में इंटरेक्शन। ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो हमेशा ए बी के इंटरेक्शन से ज़्यादा होगा। इस तरीके से जो ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट है इज़ ऑलवेज लेस देन कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट। जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। वेपर ज़्यादा बनेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो जल्दी पक जाएगा। फॉर एग्जांपल CCl4 एंड CaCl3, CCl4 C2H5OH इथेनॉल, benzene and CCl4. So these are known as positive deviation non-ideal solution. सेम एज अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इसका डेल्टा एच जो मिक्सिंग का है वो लेस देन ज़ीरो होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग का जो है वो भी लेस देन ज़ीरो होगा। जो ए का इंटरेक्शन, जो बी का इंटरेक्शन है वो ऑलवेज लेस देन ए बी का इंटरेक्शन। Just opposite, observed boiling point is always greater than calculated boiling point. For example, example is very important. So learn these examples. CaCl3 plus प्रोपेनॉन दोनों अलग अलग हैं, जैसे H2O plus HNO3